क्या आप सोच सकते हैं शाम का कोहरा 583 लोगों की मौत का कारण बन सकता है? एक रनवे, दो विशाल हवाई जहाज, चारों तरफ इतना घना कोहरा कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई न दे, और फिर एक खतरनाक टक्कर। इस हादसे में हजारों लोग घायल हुए और 500 से ज्यादा राख। चलिए शुरू से जानते हैं। 27 मार्च 1977 का दिन था। यूरोप का मौसम उस वक्त हल्का ठंडा था, लेकिन आसमान साफ था। दूर कहीं अटलांटिक की लहरें उठ रही थीं और हवा में उड़ानों की सामान्य हलचल थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस केएलएम फ्लाइट और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज उस दिन अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उड़ानें इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसे में बदल जाएंगी। सुबह के वक्त केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस की बोइंग 747 फ्लाइट नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम से निकली। जहाज़ बड़ा था, सैकड़ों लोग उसमें बैठे थे। कुछ परिवारों के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर, कुछ सिर्फ सफ़र का आनंद लेने निकले थे। कप्तान जेकब वेल्डहुइजन वन ज़ांटन, जो केएलएम फ्लाइट के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक माने जाते थे, कॉकपिट में आत्मविश्वास से बैठे थे। उनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव था, लेकिन साथ ही एक जल्दबाजी भी थी। दूसरी तरफ पैन अमेरिकन की बोइंग 747 क्लिपर विक्टर ने सुबह न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। उसके अंदर भी मुसाफिरों का वही उत्साह था। हंसी, बातें, बच्चों की खिलखिलाहट और यात्राओं के सपने। पैन एम फ्लाइट के कप्तान विक्टर ग्रब्स और उनके को पायलट रॉबर्ट ब्रैग अनुभवी और शांत स्वभाव के थे। उनके लिए ये उड़ानें रोज़ का काम थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवाओं में कुछ बेचैनी थी, जिसे कोई महसूस तो कर रहा था, पर शब्दों में नहीं डाल पा रहा था। इन दोनों उड़ानों का असली गंतव्य था ग्रैन कनारिया, एक खूबसूरत टूरिस्ट जगह जो उस दिन अचानक सुर्खियों में आ गई थी। वहाँ के एयरपोर्ट पर एक बम धमाके की खबर आई और सुरक्षा कारणों से पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। हवा में उड़ रहे दर्जनों विमानों को आदेश मिला कि वे पास के छोटे लॉस रोडेस एयरपोर्ट टेनेरिफ पर उतरे। एक ऐसा एयरपोर्ट जो छोटे जहाज़ों के लिए बना था, न कि दो विशाल बोइंग 747 जैसे डायनासोरों के लिए। पैन एम फ्लाइट और केएलएम फ्लाइट दोनों को भी यही आदेश मिला। आसमान में उनका रास्ता बदल गया और उनकी तकदीर भी। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर जब केएलएम की फ्लाइट उतरी तो वहाँ पहले से कई विमान खड़े थे। टैक्सीवे छोटे थे, जगह बेहद सीमित थी और भीड़ बहुत थी। केएलएम के क्रू ने सोचा कि वे बस थोड़ी देर रुकेंगे, ग्रैन कनारिया खुलते ही वहां उड़ान भरेंगे। लेकिन मौसम बदल रहा था। दूर से कोहरा उतरना शुरू हो गया था और शाम तक ये कोहरा इतना घना हो जाएगा कि इंसान खुद को भी मुश्किल से देख सके। पैन एम की फ्लाइट कुछ देर बाद उतरी। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही राहत बाद में एक अनंत खामोशी में बदल जाएगी। एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री उतरे नहीं सके। सबको कहा गया कि वे जहाज़ में ही इंतज़ार करें। बाहर जगह नहीं थी, लाउंज भर चुके थे और मौसम धीरे धीरे ठंडा और धुंधला हो रहा था। घंटे बीतते गए। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर झांका। सफ़ेद धुंध ने रनवे और टैक्सीवे को निगल लिया था। अंदर लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन कुछ चेहरों पर अब थकान थी। किसी ने अपने बच्चे को सुला दिया, किसी ने किताब निकाल ली और किसी ने खिड़की के पास सिर टिकाकर आंखें मूंद लीं। कॉकपिट में कप्तान ग्रब्स और ब्रैग रेडियो से ग्रैन कनारिया की जानकारी ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर के एलएम के कप्तान वॉन जेंटन बार बार कंट्रोल टावर से संपर्क कर रहे थे। उनके मन में अब अधीरता बढ़ रही थी। वे चाहते थे कि उड़ान जल्द शुरू हो, क्योंकि उनके क्रू के टाइम लिमिट नियम थे और अगर वो पार हो जाती तो उड़ान आगे नहीं बढ़ सकती। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। टेनेरिफ एयरपोर्ट के आसमान पर लालिमा घुली और फिर सूरज जैसे धुंध में डूब गया। एयरपोर्ट के चारों ओर सफ़ेद कोहरे की दीवार खड़ी हो गई। दृश्यता इतनी कम थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंध में खो जाता। क्लिपर विक्टर फ्लाइट के अंदर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जवान सारे बैठे थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर कोहरे को निहार रहे थे। किसी ने तस्वीरें निकाली थीं, किसी ने चाय मंगवाई थी, किसी के हाथ में अखबार था जिस पर कोई कट खबर पढ़ रहा था। पायलट ग्रुप्स और उनके को पायलट शांति बनाए बैठे थे। वे अनुभवी पायलट थे और उनका काम था यात्रियों की सुरक्षा। वे रेडियो पर कुछ सुन रहे थे, टॉवर से बात कर रहे थे
इंतज़ार कर रहे थे कि कब ग्रैंड कनारिया फिर से खुलेगा। दूसरी तरफ कैप्टन जेकब वेल्डहुइजन वान जानटन की केएलएम फ्लाइट की टीम भी बेचैन थी कि कब विमान आकाश में उड़ने लगे। नीचे वे भीड़ में थे। लोगों को अंदर अंदर अजीब सी बेचैनी थी, पर बाहर की धुंध ने हर शक को छिपा रखा था। जब जवाब आता कि ग्रैंड कनारिया फिर से खुला है तो हर कोई सोचता है कि अब रास्ता साफ हो जाएगा। पर टेनेरिफ पर हालात अलग थे। रनवे पर प्लेन खड़े थे, टैक्सीवे पर धुंध ने सब कुछ मिलाया हुआ था और रेडियो पर आवाज़ें कभी एक साथ आ जाती तो कभी कट जाती। भाषा भी कई तरह की आ रही थी, अंग्रेज़ी, स्पेनिश, कुछ फुटनोट्स और फिर से अंग्रेज़ी। और इन सब के बीच सही मतलब समझना मुश्किल था। कभी कभी कंट्रोलर एक शब्द कह देता, पायलट उसे अलग तरह सुन लेता और फिर अंदर अंदर निर्णय बन जाते। यही छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाद में बहुत बड़ी बनकर सामने आई। KLM फ्लाइट की टीम ने आदेश सुना कि वे रनवे के आखिर तक जाएं और वहां से यू टर्न लेकर टेकोनॉफ के लिए तैयारी करें। पैन AM फ्लाइट को कहा गया कि वे रनवे के किनारे से निकलकर टैक्सीवे की तरफ मुड़ें और वहां से हटा दें। सब कुछ योजना के मुताबिक होना चाहिए था, पर कोहरे में निशान दिखते ही नहीं थे। क्लिपर विक्टर फ्लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोग अपने अपने काम कर रहे थे, बच्चे सो रहे थे, कोई क्वाइटली सोच रहा था कि छुट्टियां कितनी सुखद होंगी। कैप्टन ग्रब्स अपनी सीट पर बैठकर काम वॉइस में बातें कर रहे थे, पर उनके अंदर भी वो प्रोफेशनल फोकस था जो किसी भी मुश्किल हालात में काम आता है। KLM फ्लाइट के कैप्टन वान जानटन के अंदर भी जल्दी थी। वे जानते थे कि अगर देर हो गई तो कई नियमों के कारण समस्याएं बढ़ेंगी। उनके मन में यह भी था कि वे बड़े और अनुभवी पायलट हैं और इतिहास के अपने पर उनका नाम है। उन्होंने कई लोगों को सिखाया था, उन्होंने बहुत उड़ानें भरी थी। पर इंसान चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो, थकावट और नियमों का दबाव उसके फैसलों पर असर डाल सकता है। यही इंसानियत का सच है, वह सच जिसने बाद में इतनी जिंदगियां छीन ली। और फिर वह समय आया जब रेडियो पर कुछ झटपट शब्द आए कि KLM फ्लाइट ने कहा कि वे टेकोनफ पर हैं, और उसी समय पैन AM फ्लाइट ने कहा कि वे अभी भी रनवे पर हैं। दोनों बातें एक साथ घुलती मिलती रेडियो तरंगों में खो गई। कंट्रोलर के पास हर चीज़ की निगरानी होनी चाहिए थी, पर उस दिन कुछ शब्द अधूरे सुनाई दिए और कुछ शब्दें कट कर चली गई। KLM फ्लाइट का इंस्ट्रूमेंट तेज़ हो गया, इंजन की आवाज़ गूंज उठी और उनमें से कुछ ने ऐसा महसूस किया कि मंजिल पास है। पैन एम फ्लाइट ने टैक्सीवेज ढूंढने की कोशिश की, पर सामने कुछ दिखा ही नहीं। और तभी जैसे समय ने अपना आखिरी शब्द कह दिया हो, दो बड़े जहाज़ों की किस्मत एक ही रनवे पर दिखी। और फिर सब कुछ धुआं, आग और चीख में बदल गया। टक्कर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो लोग पास थे वे अपनी आवाज़ को भी सुन नहीं पाए। लोग अचानक जागे, कुछ उठकर खिड़की की तरफ भागे, कुछ सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली, पर क्षणिक समय में सब कुछ बदल गया। जहाज़ का मेटल चिल्लाया नहीं, पर एक भयानक ध्वनि निकली, आग की लपटें उठीं और बाद में जो लोग बचे उन्होंने बताया कि हवा में जले हुए सामान, लोगों की बदबू की तरह गंध फैली। KLM फ्लाइट 4805 पर सवार कुल 248 लोग थे, वे सभी उस दिन मारे गए। पैन AM फ्लाइट 1736 पर कुल करीब 396 लोग थे, जिनमें से 335 की मौत हुई। 583 लोग उस दिन नहीं रहे। बचने वाले करीब 61 लोग थे जो जैसे तैसे किसी चमत्कार से बाहर निकले। बचने वालों के चेहरों पर जो खालीपन और टूटन थी, वह हमें बताती है कि इंसान के पास भाषा से बड़ा दर्द होता है और वह दर्द सालों तक जीता है। बचने वालों ने कई छोटी छोटी बातें बताई। किसी ने कहा कि उसने एक अम्मी को देखा जो अपने बच्चे को कसकर पकड़े थी। वो बच्चा शायद सो रहा था, पर माँ की बाहों में उसका सिर था और माँ चिल्ला रही थी। किसी ने कहा कि उसने अपने आगे बैठी जोड़ी को देखा जो एक दूसरे का हाथ छूटे बिना थे। किसी ने कहा कि उसने अपना पासपोर्ट खोया और बाद में पाया ही नहीं। किसी ने कहा कि आग की रोशनी में लोगों के चेहरे जैसे धुंधले पलों में बन गए थे। हर किस्से में इंसानी दर्द की एक अलग परत थी। उस दिन के बाद जो जांच हुई उसने बहुत सी बातें सामने रख दी। कहा गया कि यह सिर्फ एक गलती का मामला नहीं था, ये कई छोटी छोटी गलतियों और हालातों का मिला जुला नतीजा था। कोहरा था, रेडियो पर अस्पष्टता थी, भाषा की छोटी गलती थी, कप्तानों पर थकान और नियमों का दबाव था, और एयरपोर्ट की भीड़ ने स्थिति को कठिन बना दिया था। खासकर एक बात जो बार बार सामने आई, कम्युनिकेशन का साफ होना कितना ज़रूरी है। अगर किसी ने साफ कहा होता कि रनवे क्लियर नहीं है, अगर किसी ने स्पष्ट टर्म्स में कहा होता कि वी आर स्टिल ऑन द रनवे,
और अगर तुरंत जवाब आया होता कि स्टैंड बाय या अबॉट टेक ऑफ, तो शायद कितने जीवन बच जाते। पर वो शब्द एक जगह खो गए, कट गए या गलत समझे गए। यही छोटी छोटी बातें बाद में बड़े नुकसान का कारण बन गई। इस हादसे के बाद विमानन क्षेत्र में कई नियम बदल गए। पायलटों को सिखाया गया कि वे स्पष्ट और सीधे शब्दों में बात करें, और को पायलट को अधिकार दिया गया कि वह सीनियर कैप्टन के गलत फैसले को रोक दे सके। रेडियो पर स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी बनाई गई ताकि कटने या गलती होने की स्थिति में कोई भ्रम न रहे। हम ये भूल जाते हैं कि भाषा में एक छोटा सा बदलाव भी जीवन या मौत का कारण बन सकती है। टेनेरिफे ने दुनिया को यह सिखाया कि सिस्टम में जमी हुई छोटी छोटी कमियां किस तरह बड़ी तबाही में बदल सकती हैं, और इसीलिए दुष्परिणाम से बचने के लिए कैसे बदलाव करने चाहिए। पर सबसे ज़्यादा दुख उस लोगों का था जिनके परिवार टूट गए। कल तक जिनके घरों में चहक थी, बेटा बेटी की हंसी थी, अचानक उन्हें खबर आई कि उनका सबसे प्यारा लौटा नहीं। उन खबरों का दर्द दर्द, उन आंखों में उठे ऐसे सवाल कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। और आज भी अगर कोई बचा हुआ व्यक्ति मिल जाए जो उस दिन के किस्से बताए, तो उसके चेहरे पर वही वो दर्द आज भी ताज़ा दिखाई देता है। बचने वाले जो आज भी जी रहे हैं, उनकी नींद में उस रात की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी जले हुए धुएं की याद आती है, कभी भीड़ की चीख की। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहु सदियों तक दिल में जगी रहती हैं, और टेनेरिफे की रात उन चीज़ों में से एक बन गई।